दोस्तों नमस्कार। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी से। ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें जो गरीब लोग मर रहे हैं, चाहे वो भूख से मर रहे हों, चाहे गरीब अपने बच्चों को फांसी लगा के मार रहे हों, चाहे वो रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट के द्वारा मर रहे हों। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन की पटरी पर 16 मजदूर जो अपने घर के लिए जा रहे थे, वहां से बम्बई से, एक मालगाड़ी में ने उन्हें अपने नीचे कुचल दिया। आइए हम बात करते हैं भानु प्रताप सिंह जी से। सर, इस देश में ये गरीब मजदूर भूख से भी मर रहा है, एक्सीडेंट से भी मर रहा है, और बच्चों को फांसी लगा के भी जो गरीब है वो मार रहे हैं। इसमें आपको क्या कहना है? देश का प्रधानमंत्री जो है वो देश की जनता के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं है? नमस्कार। देखिए, बहुत दुख की बात है कि मजदूर और गरीब आज कितना लाचार और मजबूर हो गया है। उसकी व्यथा शायद ही कोई समझ पाएगा जिस व्यथा से आज वो गुजर रहे हैं। अपने ही देश में पराये हो गए हैं वो। जिस तरह का भेदभाव उनके साथ में किया जा रहा है, जिस तरह की असमानता से, अपमान से, पिटाई से वो लगातार गुजर रहे हैं, वो इस देश में कम से कम हमारी नजर में तो अभूतपूर्व है। ऐसा पहले हमने देखा नहीं। लॉकडाउन जिस समय किया भारत सरकार ने, या यूं कहें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो होना तो यह चाहिए था कि कम से कम 3-4 दिन का, 4-5 दिन का समय देना चाहिए था। लोगों को प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए था कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो जिस भी साथी को जाना है, अपने घर पहुंचना है, वो वहां जा सकता है, पहुंच सकता है। और उनको अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार को प्रॉपर तरीके से रेलवे की व्यवस्था करनी थी, फ्री में रेलवे की व्यवस्था करनी थी, बसों की व्यवस्था करनी थी, ताकि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये जो लोग हैं जो बाहर से आकर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए आए हैं, वहां काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो वो वहां से निकल के अपने घर पहुंच सकते हैं। और बताना चाहिए था कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, और लॉकडाउन किस तरह से है, और लॉकडाउन की स्थिति क्या हो सकती है, और आने वाले समय में भी क्या हो सकता है, कि कहां नहीं जा सकता, कि लॉकडाउन कितने दिन तक चलना पड़े, कितने दिन रहना पड़े। अगर ये होता, अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको किया जाता, निश्चित रूप से जो मजदूर आज सड़क पर पैदल भाग रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ, अपनी बूढ़ी मां को गोदी में उठाकर, गर्भवती महिलाएं जो पैदल चल रही हैं, ये शायद स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है सिवाय इस भारत के। ये पहला है जिसमें इतनी बुरी तरह से, इतनी भारी संख्या में पलायन हो रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं, अगर सरकार को ये लॉकडाउन खोल के या मजदूरों को पहुंचाने का जो नाटक है, जो रेलवे से पहुंचाने का नाटक किया जा रहा है, या कुछ मजदूरों को पहुंचाया भी गया है, पैसे लेके ही पहुंचाया गया है, उन्हें फ्री में नहीं बल्कि 50 रुपए उनसे फालतू ही लिए गए हैं। सो ये जो करना था, क्या ये लॉकडाउन से पहले नहीं करना चाहा? सरकार को कोई दिक्कत थी क्या? अगर थोड़ा सोच के समझ के उस स्थिति में, तब तो इतनी बुरी हालत भी नहीं थी। अगर शुरू में ही मजदूर लॉकडाउन लगने से पहले ही, लॉकडाउन होने से पहले ही अगर मजदूर अपने घर पहुंच जाते, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में जो ये कोरोना फैल रहा है, ये कोरोना फैलता भी नहीं, और मजदूर जितने परेशान हो रहे हैं वो परेशान होते भी नहीं। किसी को दर्द नहीं होता। कोई इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेगा क्या? अभी लखनऊ से एक व्यक्ति अपने परिवार को लेके, क्योंकि जब खाना पीना सब खत्म हो गया, खाना कोई पहुंचा नहीं रहा, घर साथ में पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए स्थिति? और वो इस स्थिति में कि उसकी थोड़ी बहुत जो जगह है, जमीन है, शायद उसको बेच के, और उस पर जो उसे कर्जा मिल जाएगा, उसको बेच के जो पैसा मिल जाएगा या उस पर कर्जा मिल जाएगा, उसके लिए वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ में साइकिल पर ही लखनऊ से निकला। ये परसों की ही रिपोर्ट है।
और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उसको टक्कर मार दी, पति पत्नी दोनों मौके पर ही मर गए। और जो 2 बच्चे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, एक को सर में बहुत गंभीर चोट लगी है, वो अब अनाथ हो गए हैं। कहां जाएंगे वो? किसी को इस दर्द की मालूम है? एक मां जिसने अपने बच्चों को जो फांसी लगा के मार दिया, खुद भी आत्महत्या कर ली, उनके दर्द का बयान है क्या? ये जो औरंगाबाद के पास जो ट्रेन से कटे हैं, जलना स्टेशन के पास में 16 लोग वो रेलवे की पटरी के साथ साथ जा रहे थे, अपने घर के लिए जा रहे थे, सारे के सारे मध्य प्रदेश, शहडोल वगैरह कहीं के रहने वाले हैं। वो सारे जो मजदूर थक के चूर हो गए और उस पर सो गए, और पता ही नहीं लगी रेल उन्हें काट के चली गई, मालगाड़ी उन्हें काट कर चली गई। उन्होंने समझा कि भाई अब तो वो ट्रेन चली नहीं रही है, इसलिए उसमें वो सो गए और थक गए, बुरी तरह से नींद आ गई, मालगाड़ी काट के चली गई। 16 लोग। इन हत्याओं की जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? और इस तरह से एक एक करके अब तक 400 से ज्यादा लोगों की इस तरह से हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। कोरोना से जितने मर गए हैं, इस उसके अलावा भी एक संख्या ये भी है, और इसमें कुछ ऐसी भी है जिनकी खबर ही नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात आ रही है, आज ही मैं एनडीटीवी पर सुबह देख रहा था कि रिपोर्टिंग करने के लिए मना किया जा रहा है। ये एनडीटीवी पर सुबह 10 बजे मैंने न्यूज देखी है, तो उस पर चल रहा है कि रिपोर्टिंग के लिए मना किया जा रहा है, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम उन मजदूरों को, सरकार उन मजदूरों को जो रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो कर नहीं रहे। उनको उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे ट्रेन से चाहे बस से, वो तो तुम कर ही नहीं रहे। इसके अलावा वो जिस रास्ते से भी जा रहे हैं, कल बहुत बड़ी रिपोर्ट है, स्वराज एक्सप्रेस में है और उसमें एनडीटीवी इंडिया में है, जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में हर किसी ने यह बताया कि जिस रास्ते पर भी जा रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं, रोटी पानी की पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं, रोटी पानी की कुछ नहीं पूछ रहे, और कोई व्यवस्था नहीं, केवल जा रहे तो लठ बजा रहे कि यहां से क्यों जा रहे हो, वापस जाओ। मतलब आप वो मजदूर जहां रह रहे हैं, आप वहां उन्हें खाना नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए राशन नहीं पहुंचा सकते। ढोल तुम बजा रहे हो कि हम वहां खाना पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे, सब कुछ पहुंचाएंगे, तुम खाना नहीं पहुंचा रहे, तुम राशन नहीं पहुंचा रहे, तुम उनको पैसे नहीं पहुंचा रहे, और जिन कमरों में वो रह रहे हैं, उनके जो मकान मालिक है वो उनसे किराया मांग रहे हैं, और किराया उनके पास है नहीं। जब खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं तो किराया कहां से देंगे? तो इस स्थिति में वो वहां से अपने घरों के लिए जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और जो भी थोड़ा बहुत अपना सामान है, अपने बच्चे हैं, उनको सर पे उठाए, गोदी में उठाए, कंधे पर बिठाए, अपने बूढ़ी माता पिता को बगल में जो गोदी में ले जाते हुए, इस तरह की स्थिति में मजदूर है। और जिस सड़क से भी जा रहे हैं, कहीं से भी चले जाए, पूरे देश में किसी भी सड़क को देख लीजिए, हर हाईवे पे आपको, और विशेषकर रात में, इस तरह से पलायन करते हुए मजदूर हजारों, लाखों की संख्या में मजदूर आपको मिल जाएंगे। और जब पुलिस वाले वहां सड़क पर मारते हैं तो वो रेलवे ट्रैक से चले जाते हैं, और रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं, आप किसी भी रेलवे ट्रैक पे देख लीजिए। और अब कल जब ये हादसा हुआ है जिसमें 16 मजदूर कट गए, उसके बाद में अब रेलवे ट्रैक पे भी पुलिस उन्हें चलने नहीं दे रही है। तो कर क्या रहे हैं भैया? ये इसी देश के मजदूर है ना, ये इसी देश के नागरिक है ना, ये इसी देश के रहने वाले हैं ना, इनके प्रति क्या जिम्मेदारी है? माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में तो बड़ा दर्द है, वो अपने मुंह से कह भी रहे हैं कि मेरा इनके प्रति बड़ा दर्द है, मेरी हमदर्दी इनके प्रति है, मेरी संवेदना इनके प्रति है, और मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो क्या कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आप इनके लिए? आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? आप जो 1,70,000 करोड़ का आपने जो पैकेज की घोषणा करी, उसमें भी आपने मनरेगा का जोड़ दिया, किसानों को जोड़ दिया, जो उनको आगे मिल रहा था वो आपने पहले जोड़ दिया, और उसमें भी वो पहुंचा नहीं है बहुत लोगों के पास में, और किस किस के पास में पहुंचा है ये भी पता नहीं है। ये सारी की सारी स्थिति है। तो पीएम केयर फंड आपने किसके लिए बनाया है? उस पीएम केयर फंड का कर क्या रहे हैं आप? उस पीएम केयर फंड से इन मजदूरों के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता? इन मजदूरों को आप कुछ नहीं कर सकते? अरे आप इनको इनके घर ही पहुंचा दो, यही बड़ा एहसान होगा। आप इनको नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते, राशन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, इनको पैसा नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप इनको इनके घर ही पहुंचा दीजिए।
इतना भी दर्द आपके सीने में नहीं है? क्या इतना पत्थर दिल हो गए हैं आप? क्या इसी के लिए सरकार है? भारत सरकार इसी के लिए है क्या? राज्य सरकार इसी के लिए है क्या? राज्य सरकारों का चरित्र भी देखिए आप, कि जो कर्नाटक में राज्य सरकार है, येदियुरप्पा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो बिल्डर लॉबी के कहने पर मजदूरों के लिए जो ट्रेन थी उनको रद्द कर दिया। बिल्डर लॉबी के कहने पर बिल्डर लॉबी ने कहा कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा, कौन कहां से लाएंगे फिर मजदूर, और वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और बाद में जब सोशल मीडिया पर हल्ला मचा, जब चारों तरफ से आवाजें उठने लगी, तब जाके फिर वो आदेश उन्होंने वापस लिया। और अब एक और नजारा देखिए, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एक ऑर्डिनेंस लेके आए, अध्यादेश लेके आए हैं। राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद वो अध्यादेश लागू हो जाएगा कि जो मजदूरों के लिए कानून है, केवल 4 कानून है वो लागू रहेंगे, बाकी सारे के सारे कानून 3 साल के लिए, जो जितने भी श्रम कानून है 3 साल के लिए स्थगित रहेंगे। मजदूर किस स्थिति में काम करेगा, मजदूर की वातावरण कैसा होगा, उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, उसकी जो उसकी वेतन वगैरह की क्या व्यवस्था होगी, किसी का कुछ नहीं है, सब सस्पेंड, सारे के सारे 3 साल तक सब रहेंगे। तो ये क्या सारी सरकारें सब कुछ सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, सिर्फ पैसे वालों के लिए ही काम करेंगी? जो गरीब है, जो मजदूर है, जो इस देश का नागरिक है, मूल नागरिक है इस देश का, वो बेचारा हर समय सिर्फ सड़क पे ही मारा फिरेगा, वो ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसे ही उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे मरते रहेंगे, ऐसे ही उसके बच्चे अनाथ होते रहेंगे, ऐसे ही वो सड़कों पर घूमता रहेगा, ऐसे ही उसके पैरों में छाले पड़ते रहेंगे, ऐसे ही पुलिस उन बेबस लोगों पर लठ बरसाती रहेगी। पुलिस का बेरहम चेहरा मैंने नहीं मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि पुलिस का चेहरा क्या है, लेकिन ऐसे समय में भी, ऐसे भयानक समय में भी, ऐसे दुख और पीड़ा के समय में भी, ऐसी महामारी के समय में भी उसकी संवेदना बिल्कुल मर चुकी है क्या इतनी वो आदेशों की गुलाम हो गई है कि सारी मानवीयता को बिल्कुल दफन कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, कोई मानवीय पहलू उनके अंदर नहीं है। काश सोचें अगर इन मजदूरों की जगह वो होते तो क्या उन पर लठ बजाया जाता, उनके भाई बंधु होते क्या उन पर वो लठ बजाते? ये कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या उन पर भी ऐसे लठ बजाना चाहिए? ये चेहरा जो है पुलिस का, जो इतना विभत्स चेहरा है, पुलिस का इतना घिनौना चेहरा है और ये बेरहम चेहरा है, इसकी जरूरत है क्या मानवीय संवेदनाओं की इस समय जरूरत नहीं है? तुम उन्हें नहीं दे सकते रोटी, मत दो, पानी नहीं दे सकते, मत दो, अरे उन्हें 2 बोल प्यार से तो बोल सकते हो, मीठे बोल तो बोल सकते हो, ताकि वो उन्हें लगे कि नहीं हमारे भी कोई सुनने वाला है, हमारे भी कोई समझने वाला है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, जैसे कि भारत सरकार ने अभी विदेशों से भारतीयों को मंगाने के लिए फ्लाइटें चलाई हैं और विदेशों से भारतीय लोग आ भी रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनको 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए बाकायदा 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में उनको ठहराया जा रहा है। जब सरकार विदेशों से लोगों को भुला सकती है भारतीयों को, तो अपने देश के जो अंदर मजदूर हैं, जिनको जो मेहनत करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, अपने रोजी रोटी खाते हैं, उसके लिए सरकार इतनी वैसे क्यों हो रही है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार? देखिए, इससे बहुत पहले ही मतलब इस बात से सिद्ध हो गया कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, गरीबों से इसका कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। शोषित पीड़ित लोग जो हैं वो बेचारे मरते हो मर जाए, इनकी आंखों के सामने भी मर जाए, इन्हें कोई उससे दुख दर्द नहीं है। और जहां तक विदेशों से लाने वाली बात है, इतना बड़ा भेदभाव हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भारत के संविधान लागू होने के बाद जिस तरह से ये सब मतलब कहते थे सारी चीजें हैं, होता था, इसमें कोई शक नहीं है, होता था, लेकिन इस स्तर पर, सरकार के स्तर पर इतना भयानक भेदभाव, इतना बड़ा अंतर, इतनी बड़ी असमानता, इतना बड़ा अन्याय, अगर मैं कहूं तो इस समय अन्याय कहूंगा, इस तरह से अत्याचार कहूंगा कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, आप उनको, सरकार ने स्पेशल फ्लाइट वगैरह उनके लिए चलाई हैं, 7 मई से लेकर 16 मई तक चलने वाली हैं, और कहना यह है कि उसके बाद भी वो चलाएंगे। लेकिन इसमें भी एक मजेदार बात है, आप देखें कि जो लोग बाहर से लाए जा रहे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और जो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वो ये कह के लिए जा रहे हैं
कि जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही, जगह के हिसाब से उनको बैठाया जाएगा। यानी जो उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए 6 फीट का, वो अंतर रखा जाएगा। उस हिसाब से फ्लाइट चलाई जाएंगे, लोगों को ले जाया जाएगा। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा है, उस वीडियो में वो लोग, जो लोग वहां से आ रहे हैं और जिन्होंने इसीलिए $3000 तक का एक टिकट खरीदा है। $3000 का मतलब ये हो गया कि लगभग 2.25 लाख रुपए का एक टिकट विदेश से बाहर आने के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ी लूट, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। मतलब इससे बड़ी लूट मचा रखी है कि एक व्यक्ति को लाने के लिए, और जब वो जहाज में पहुंचे हैं तो वही जो जहाज में होती है, एक लाइन में 6 सीटें, तो 6 की 6 भरी और पीछे तक पूरा खचाखच भरा हुआ, कोई उसमें सीट खाली नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हमने पैसे इसलिए दिए, हमने टिकट भी इसीलिए दिया कि आप WHO और जो इस समय क्वारंटाइन वगैरह, इस समय जो मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की सारी चीजों का पालन करोगे, उस वजह से हमने टिकट के पैसे दिए। यहां तो क्या हाल है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कर लो आप क्या करो। और उनको, चलिए ये तो एक स्थिति है, और दूसरी स्थिति है कि उनको लाकर क्वारंटाइन के लिए 5 स्टार होटल्स की व्यवस्था की जा रही है, उसमें उन्हें रखा जा रहा। लेकिन मजदूर, आपने आगरे का तो देखा होगा कि जैसे कुत्ते या जानवरों को खाना फेंक देते हैं, जो उन्होंने बना रखे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर, उसमें। और क्वारंटाइन सेंटर में ये तो रिपोर्ट नहीं आ रही है, पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है, पत्रकारों को रोका जा रहा है। हालांकि वैसे तो जो अधिकतर संख्या में जो मीडिया है वो सरकार का गुलाम है, सरकार के तलवे चाटने वाला है, गोदी मीडिया है। वो मीडिया तो क्या दिखाएगा, लेकिन बाकी और जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, या कुछ जैसे NDTV इंडिया है, स्वराज एक्सप्रेस है, इस तरह के कुछ और जो चैनल्स हैं, जो मीडिया ईमानदारी से कर रहा है, या प्रदेशों में अलग अलग जगह, शहरों में अलग अलग जगह जो पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। ये साफ है, आप जाने नहीं दे रहे तो उनकी हालत पता लग सकती है कि क्वारंटाइन का क्या है। और पहले जो रिपोर्ट आई उनसे पता कि एक एक कमरे में 20-20 लोगों को घुसेड़ रखा है। तो 20 लोगों को एक कमरे में घुसेड़ रखा, तो कहां की सोशल डिस्टेंसिंग है, कहां का क्वारंटाइन है, सब ड्रामा है। और आपने एक रिपोर्ट बरेली की देखी कि डॉक्टर्स के लिए क्या बुरी हालत थी, वो तो डॉक्टर्स ने जब वीडियो बना के भेजा और वीडियो पता लगी तब उनके लिए व्यवस्था ढंग से की गई। सो हालत बहुत बुरी है, बद से बदतर हालत होती चली जा रही है। और एक सवाल ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी टीम जरूर अपने आप से पूछे कि प्रधानमंत्री जी, आपने जब ये लॉकडाउन का फैसला लिया था 24 तारीख को, आपने 3-3.5 घंटे का ही आपने समय दिया था लॉकडाउन के बाद कि लॉकडाउन हो जाएगा। सो उस समय जो स्थिति थी, आज उसके बाद स्थिति कहीं ज्यादा भयानक हो गई है। आज इस समय, जिस समय मैं बात कर रहा हूं, 60,000 के पार जा चुके हैं जो क्वारंटाइन, जो उससे संक्रमित जो मरीज हैं कोरोना से, और इसके अलावा जो मौतें हैं वो 2,000 के पार जा चुकी हैं। तो क्या हुआ आपके इस लॉकडाउन का? और मैं आपसे कहूंगा कि इन मजदूरों की सोचो, इन मजदूरों के खाने की व्यवस्था करो, और कुछ नहीं कर सकते तो इन्हें इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करो, ताकि ये कम से कम आपकी जो छवि है, जिसका ढोल पीटा जाता है, जिसका आपका मीडिया ढोल पीटता है, कम से कम उसकी थोड़ी कुछ तो बची रहे। अन्यथा देश के जो हालत आपने कर दिए हैं, उसके लिए मैं समझता हूं दुख से ज्यादा और कुछ मैं व्यक्त नहीं कर सकता जो हालत हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।